India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश जज के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। कहा, यौन उत्पीड़न मामलों को दबा नहीं सकते। कहा, अनुशासनात्मक कार्रवाई में दखल नहीं। महाराष्ट्र वन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। अवनी नाम की बाघिन को मारने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई करने से किया इंकार। कहा, बाघिन को कोर्ट के आदेश पर ही मारा गया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित सभी मामलों का मांगा विवरण। मामलों के जल्द निपटान पर कोर्ट की पहल। पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारियों को मौजूद रहने का निर्देश। ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज में सम्मानजनक जगह देने के लिए बिहार सरकार की योजना को पटना हाईकोर्ट ने सराहा। सरकार स्पेशल यूनिट ट्रांसजेंडर नाम से अलग यूनिट बनाएगी। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक पूर्व जिला न्यायाधीश से जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने के लिए कहा है। यौन उत्पीड़न मामले में सीजीआई एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एसए बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की 3 न्यायाधीश पीठ ने हालांकि उन्हें जांच के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी है। मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, हम इस तरह से यौन उत्पीड़न के मामलों को कारपेट के नीचे दबाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि वो याचिकाकर्ता के विवाद से निपटने और विशेष अनुमति को खारिज करने के लिए एक छोटा आदेश लिखेगी। हालांकि वरिष्ठ वकील बाल सुब्रमण्यम की वापस लेने की स्वतंत्रता के अनुरोध पर अदालत ने उन्हें जांच में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता के साथ याचिका को वापस लेने की अनुमति दी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व जिला जज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने पर अनिच्छा व्यक्त की थी, जिसमें एक जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से अपील करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र श्रीवास्तव ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता महिला अधिकारी को याचिकाकर्ता द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों को पढ़ा था। श्रीवास्तव ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, वो एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं। एक महिला अधिकारी के साथ उनका व्यवहार अधिक उपयुक्त होना चाहिए था। इससे सहमत होते हुए पीठ ने मौखिक रूप से कहा, एक जूनियर अधिकारी के साथ फ्लर्ट करना एक न्यायाधीश के लिए स्वीकार्य आचरण नहीं है। हाईकोर्ट के वकील ने सीजीआई के अवलोकन के साथ सहमति व्यक्त की थी। पीठ ने कहा था कि महिला ने कुछ शर्मिंदगी के कारण शिकायत को वापस ले लिया है और वो अपने दम पर अलग विभागीय कार्रवाई शुरू करने से उच्च न्यायालय को बाहर नहीं करेगी। पीठ को ये भी बताया गया कि चार्जशीट विभागीय कार्रवाई में दायर की गई है, जिसे याचिकाकर्ता ने चुनौती देने के लिए नहीं चुना है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जांच रिपोर्ट मौलिक खामियों से पीड़ित है, क्योंकि ये पॉश अधिनियम 2013 के तहत प्रक्रिया के बाद तैयार नहीं की गई थी। इसलिए इस तरह की जांच रिपोर्ट से निकलने वाली चार्जशीट कानून में टिकाऊ नहीं है। सीजीआई ने इससे असहमति जताते हुए कहा था कि जांच रिपोर्ट भले ही कानून में अमान्य मानी जाए, विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य का एक टुकड़ा हो सकती है। अंततः पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिका वापस लेने और अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने का सुझाव दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मध्य प्रदेश न्यायालय द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने के लिए कहा गया है। ये पूरा मामला क्या है, बताइए विस्तार से। दरअसल ये जो मामला है, जैसा आपने बताया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ये अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो किया गया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वो आए थे, क्योंकि ये जो मामला है वो जिला जज के ऊपर है और ये मामला अगर यौन उत्पीड़न का है तो इस पे सुनवाई का हक ये जो वो एरिया है वो हाईकोर्ट का बनेगा। हाईकोर्ट में जो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही थी उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। यहाँ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला आता है खासतौर से यौन उत्पीड़न का, तो उसमें हम किसी भी तरीके से कोई ढिलाई नहीं दे सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ये साफ साफ कहा था कि आपके पास अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान आप अपनी बात रखते हैं तो आपके पास एक मौका है जहां अपनी बात आप रख सकते हैं, तो ऐसे मौकों को चूकना नहीं चाहिए। इस वजह से आप यहाँ आने की बजाय आप हाई कोर्ट में अनुशासनात्मक जो कार्रवाई हो रही है उसके सामने पेश हो, और इसी वजह से उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर कही कि आप उनके सामने पेश होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ आपको हमारी तरफ से कोई लिबर्टी नहीं मिलेगी कि आप चाहें कि आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो, तो इसके लिए कोई लिबर्टी नहीं मिलेगी। इस वजह से आप अपनी याचिका वापस ले लिए। सो उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। फिलहाल उनको अब हाईकोर्ट की जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है उसके सामने पेश होना या नहीं होना उनका पर्सनल प्रोरोगेटिव होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। जी विवेक, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं महाराष्ट्र के वन अधिकारियों को अवनी नाम की बाघिन को मारने से संबंधित केस में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि बाघिन अवनी को कोर्ट के आदेश पर ही मारा गया, जिसके बाद पशुओं के अधिकारों की पैरवी करने सामाजिक कार्यकर्ता ने महाराष्ट्र के वन अधिकारियों के खिलाफ 2018 में बाघिन को मारने संबंधी अवमानना याचिका वापस ले ली है। महाराष्ट्र के वन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अवनी नाम की बाघिन को मारने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि मानव भक्षक होने के कारण उस अवनी नामक बाघिन को मारा गया था। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में वन अधिकारियों की एक टीम और असगर अली नामक एक नागरिक शिकारी द्वारा खूंखार बाघिन की हत्या को अंजाम दिया था। याचिकाकर्ता एक्टिविस्ट संगीता डोगरा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ताकि बाघिन की हत्या से जुड़े लोगों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जा सके। डोगरा ने आरोप लगाया था कि वन विभाग के अधिकारियों ने शिकार के बाद एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें बाघिन की चांदी की मूर्ति असगर अली को सौंपी गई थी, जिसे ग्रामीणों के हाथों दिया गया था। याचिका ने यह आरोप लगाया था कि ट्रॉफी के लालच में उसने बाघिन को मारा था। वहीं शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शीर्ष अदालत को बताया गया कि बाघिन की हत्या अदालत के आदेश के अनुसार की गई और वन अधिकारियों ने किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। अदालत ने बताया वन अधिकारियों में से किसी ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस उत्सव में भाग नहीं लिया। जांच रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। अधिकारियों ने कहा कोर्ट के आदेश का पालन किया गया। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने तब याचिकाकर्ता से पूछा, बाघिन को मारने के बाद ये उत्सव ग्रामीणों ने मनाया क्योंकि उन्हें राहत मिली क्योंकि बाघ हमला नहीं करेगा। उन्होंने पूछा इसके लिए वन अधिकारी कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। डोगरा ने जवाब दिया कि बाघिन को गोली मारने वाला व्यक्ति जश्न का हिस्सा था। हालांकि जांच के दौरान समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। उत्सव क्यों मनाया गया, उन्होंने ये हाईलाइट किया कि अधिकारियों को उत्सव पर कोई आपत्ति नहीं थी। कोर्ट ने पूछा कैसा दिखता है कि कोई जानवर आदमखोर है या नहीं। याचिकाकर्ता ने पहले पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि T1 यानी अवनी नामक बाघिन एक आदमखोर नहीं थी, जिसके बाद अदालत इस मामले की जांच करने के लिए सहमत हुई। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने पिछली सुनवाई में पूछा था। डोगरा ने जवाब दिया कि एक आदमखोर के आंत में 6 महीने तक नाखून और बाल होंगे, लेकिन इस बाघिन का पेट खाली था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दिल्ली दंगे से जुड़े केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी ऑटो रिक्शा चालक को जमानत दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोट करते हुए कि अभियोजन पक्ष ने ये स्वीकार किया कि सीडीआर लोकेशन ने ये स्थापित नहीं होता कि याचिकाकर्ता राशिद या ऑटो रिक्शा ड्राइवर घटनास्थल पर मौजूद था, इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैद की खंडपीठ ने कहा कि एक ऑटो रिक्शा होने के कारण याचिकाकर्ता के फरार होने की आशंका नहीं है और इस बात की भी कोई आशंका नहीं है कि वो कोई छेड़खानी करेगा। न्यायालय ने पीएस गोकुलपुरी दिल्ली में दर्ज एफआईआर में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। प्राथमिकी दर्ज
की गई थी और जांच के दौरान ये पाया गया कि 24 फरवरी 2020 को मुख्य सड़क पर एक दगा हुआ, जहां भीड़ ने पथराव किया, हिंदू विरोधी नारे लगाए, कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के दौरान ये पाया गया कि मेन ब्रिजपुरी रोड पर भारी भीड़ जमा थी और भवन की छतें और भीड़ में लोग दंगा, पथराव और दूसरे लोगों को भड़काकर हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे। याचिकाकर्ता को चश्मदीद गवाह के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और क्षति के संबंध में कई प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ ये झूठ मामला है। इस मामले में 12वीं कक्षा के छात्र हिमांशु ने एक बयान दिया जिसमें दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता ने नारेबाजी की और पथराव करने वालों में शामिल था। ये सीडीआर लोकेशन में रिकॉर्ड है जो घटनास्थल पर याचिकाकर्ता की उपस्थिति को दर्शाता है। ये भी प्रस्तुत किया गया कि सीडीआर केवल घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में है क्योंकि वो शक्ति विहार में रहता है जो घटनास्थल के करीब है और याचिकाकर्ता एक ऑटो रिक्शा चालक है। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने सीडीआर से ये खुद स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। ऐसे में याचिकाकर्ता जमानत का हकदार है। ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज में सम्मानजनक जगह देने के लिए बिहार सरकार ने एक प्लान बनाया है। सरकार ट्रांसजेंडर पुलिस कर्मियों के लिए जिला एसपी के अधीन जिला स्तर पर एक स्पेशल यूनिट ट्रांसजेंडर नाम से अलग यूनिट बनाने जा रही है। ये बात सरकार ने पटना हाई कोर्ट में कही, जिसको कोर्ट ने सराहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। ये बात सरकार ने पटना हाईकोर्ट में रखी। सरकार ने कहा कि वो ट्रांसजेंडर पुलिस कर्मियों के लिए जिला एसपी के अधीन जिला स्तर पर एक स्पेशल यूनिट ट्रांसजेंडर नाम से अलग यूनिट बनाने जा रही है। ये दलील मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ के समक्ष बिहार सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमीर सुबहानी द्वारा दायर एक हलफनामे के माध्यम से दी गई थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि सार्वजनिक रोजगार में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देने का उद्देश्य ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के साथ साथ उनके मनोबल को बढ़ावा देना है और इस तरह उन्हें समाज को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। इससे ट्रांसजेंडर के प्रति समाज की धारणा बदलने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष ये भी प्रस्तुत किया है कि चूंकि बिहार में ट्रांसजेंडर की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 0.039% है, इसलिए ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग बटालियन बनाना उचित नहीं माना गया है। जिला स्तर पर स्पेशल यूनिट ट्रांसजेंडर के रूप में नामित ट्रांसजेंडर पुलिस कर्मियों की एक अलग यूनिट बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने इस तथ्य के मद्देनजर लिया है क्योंकि राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय की आबादी कम है। हलफनामे में कहा गया है कि इस बात की संभावना है कि पुलिस के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के योग्य उम्मीदवारों की संख्या कम ही होगी। कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान दिया जा सकता है कि 14 दिसंबर को राज्य को एक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की याद दिलाते हुए पटना हाई कोर्ट ने बिहार राज्य से कहा था कि वो ट्रांसजेंडर समुदाय को कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाए। इसके अलावा हाल ही में बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट को सूचित किया था कि 14 जनवरी 2021 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को कांस्टेबल या उप निरीक्षकों के पद की नियुक्ति में आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा अपनाए गए रूख की कोर्ट ने सराहना की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्य सचिव को ट्रांसजेंडर अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 11 के संदर्भ में राज्य में शिकायत निवारण फोरम और तंत्र स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने याचिकाकर्ता के एक वायरल वीडियो के कारण याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार शर्मा की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति का या मंजूरी देने के आदेश में ये दिखाई देना चाहिए कि मंजूरी देने वाले प्राधिकरण ने अपनी समझदारी से आदेश पारित किया, लेकिन इसे देखने पर पता चलता है कि ये आदेश यांत्रिक तौर पर पारित किया गया है। न्यायमूर्ति एसके शिंदे की एकल पीठ ने कहा कि आमतौर पर मंजूरी देने वाला प्राधिकरण निर्णय लेने में सबसे सही व्यक्ति है जो उसके सामने रखी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं। ये लोक सेवक को तुच्छ मुकदमों के खिलाफ एक सुरक्षा प्रदान करता है। न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(3) की जांच कर रहा था। न्यायमूर्ति शिंदे ने
पुणे के महाराष्ट्र में टाउन प्लानिंग अथॉरिटी के एक वरिष्ठ क्लर्क को बरी किया, जिसे 1500 रुपए की रिश्वत लेने के लिए दोषी ठहराया गया था। 2004 में क्लर्क को दोषी ठहराया गया था और 2 साल के सख्त कारावास की सजा सुनाई गई थी। एक पूर्व कर्मचारी के वेतन बिलों को राजकोष ट्रेजरी में जमा करने के लिए रिश्वत लेने पर उसे कथित तौर पर रंगे हाथों पकड़ा गया था। क्लर्क आनंद साल्वी ने उच्च न्यायालय से इस आधार पर सजा के खिलाफ अपील की कि टाउन प्लानिंग डायरेक्टर महाराष्ट्र राज्य द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी अमान्य है। उन्होंने कार्रवाई के दौरान निदेशक की गवाही पर बहुत भरोसा किया। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने कहा कि न्याय की कोई विफलता नहीं है और इसलिए मुकदमा चलाने की मंजूरी एक वैध मंजूरी थी। न्यायमूर्ति एस.के. शिंदे ने देखा कि साल्वी के मामले में प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से क्लेरिकल गलतियों को बाहर लाने के मसौदे के आदेश पर अपना हस्ताक्षर किया। निदेशक की जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन से पता चला कि उन्हें याद भी नहीं है कि क्या उन्होंने जांच पत्रों का दुरुपयोग किया था। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर के आदेशों के तहत जारी एक अधिसूचना के अनुसार मामलों की फिजिकल सुनवाई उक्त तारीख से नियमित रूप से होगी। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए सभी न्यायाधीश और उनके सहायक कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी से हाईकोर्ट की कार्रवाई में भाग लेंगे। फिजिकल सुनवाई के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि केवल उन अधिवक्ताओं को ई पास के माध्यम से हाईकोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी जिनके मामले को उस दिन न्यायालय द्वारा सुना जाएगा। दूसरा, लिटिगेंट्स को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तीसरा, 6 से अधिक अधिवक्ताओं को किसी भी समय कोर्ट रूम में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के विकल्प को अभी के लिए खुला रखा है। वहीं चौथा, ये कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्रवाई में शामिल होने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर के साथ साथ केस विवरण और उसकी ईमेल आईडी के साथ हाईकोर्ट को एक ईमेल भेजना होगा। अदालत की कार्रवाई में शामिल होने के लिए उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक भी भेजना होगा। पांचवा, अधिवक्ता ई मोड में या फिजिकल रूप में स्टैंप रिपोर्टिंग अनुभाग और अनुप्रयोग अनुभाग में लॉकडाउन से पहले की व्यवस्था के अनुसार हाईकोर्ट के परिसर में स्थित काउंटरों और आवेदन अनुभाग में अपने मामले दर्ज करेंगे। हाईकोर्ट परिसर में उच्च अधिवक्ताओं के कक्ष 1 मार्च 2021 से खोले जाएंगे। हाईकोर्ट परिसर में स्थित अधिवक्ताओं और कर्मचारियों की कैंटीन नियमित रूप से कार्य करेगी। वहीं न्यायाधीश और वकील नियमित रूप से निर्धारित अनुसार रोब और कोट पहनेंगे। वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित सभी मामलों की जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह की खंडपीठ ने पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी को आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इसी तरह का निर्देश पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के जिला न्यायाधीशों को भी ऐसे मामलों का विवरण प्रस्तुत करने और उनके शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने ऐसे मामलों के ट्रायल के चरण के बारे में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सांसद और विधायक के लंबित आपराधिक मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए स्वतः संज्ञान लिया था। एमिकस क्यूरी ने अदालत को अवगत कराया कि रजिस्ट्री द्वारा उसे दी गई जानकारी के अनुसार केवल 2 मामले उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्री से नए निर्देश प्राप्त कर सकते हैं कि सांसदों और विधायकों से संबंधित कोई भी मामला सूची से बाहर नहीं किया गया है। इसके अलावा न्यायालय ने भारत संघ, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि राज्य एस द्वारा स्थापित सभी आपराधिक मामलों की सुनवाई की निगरानी की जानी है। इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.